तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन के अंदर जो मैच नंबर अगर आप देखें तो कुल टोटल 16वां खेला जाएगा। आज का सीचे मदुरई पैंथर्स और नेल्लाई रॉयल किंग्स के बीच में मैदान एक बार फिर से वही होगा एससीएफ क्रिकेट ग्राउंड का, जहां पर 18 जून को शाम को 7:15 पर मैच खेला जाएगा। तो फिलहाल अगर आप दोनों टीमों की कंडीशन देखें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर तो काफी हद तक पिच पर ही डिपेंड करती दिखाई पड़ी है, चूंकि अगर आप बात करें तो दोनों टीमों ने तीन तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल एक मुकाबला जीत पाई है सीचे मदुरई पैंथर्स की टीम। बाकी दोनों मुकाबले हारी है, जिसमें टॉस का काफी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो टीम ये मैच जीती है उसको चेस करते हुए जीती, और बाकी दोनों मुकाबले जो हारी उसमें इनको पहले बैटिंग करना पड़ा है। और पिचेस यहाँ पर ठीक उसी तरीके की मिल ही रही हैं कि जो टीम यहाँ पर टॉस जीत रही है पहले फील्डिंग करने की कोशिश कर रही है, अगर उसने कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर नहीं किया तो वो आसानी से मैच को जीत रही है। और बाकी उसी तरह से एनआरके की ये टीम वो है जो एक बार वो ऐसा ब्लंडर कर चुकी है जिसमें इन्होंने एक बार चेस करते हुए 41 रन से मैच को गंवाया, लेकिन बाकी दोनों मुकाबले ये टीम जीती है। 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है और दोनों मुकाबले जो जीती है वो चेस करते हुए ही जीती है। और एक बार फिर से जो मैदान है जहां पर ये आज का मैच खेला जाएगा सलेम के ऊपर, वहां पर एक बार फिर से वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको मैं लगभग हर एक टीएनपीएल मैच के अंदर अभी तक के सारे मैचेस के अंदर बेसिकली, चाहे वो कोयम्बटूर में मैचेस हो रहे थे चाहे अब ये सलेम में मैचेस हो रहे थे, जहां पर ऑलरेडी 6 मुकाबले हो भी चुके हैं और उसमें से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लेकिन एक ब्लंडर यहां पर हुआ पिछले वाले मैच में जो रविचंद्रन अश्विन की डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम है उनसे, जहां पर डिंडीगुल ड्रैगन्स की तरफ से ना सिर्फ रविचंद्रन अश्विन बाकी बाबा इंद्रजीत भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में वो लोग जाकर के काफी स्लो हो गए एज ए बैटिंग, रन रेट काफी गिर गया उनका। और उसके बाद जब उन्होंने इसको रिकवर करने की कोशिश की तो रिकवर किया भी, लेकिन उसके बाद एक बॉलर लोकेश राज थे जो कि चेपॉक सुपर गिलीज के लिए खेलते हैं, हर मैच में ज्यादा से ज्यादा वो 2 ओवर करते भी हैं, लेकिन वो आए पहले ओवर में 3 विकेट लेकर के गए, अगले ओवर में 2 विकेट लेकर के गए और टोटल 5 विकेट निकाल करके, और उसके बाद एक और प्लेयर उनके थे अभिषेक तंवर, उन्होंने भी 2 विकेट लिया और ये सातों विकेट आखिरी के कुछ 3-4 ओवर में गिरे। और एक बार जब लग रहा था कि डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम बहुत आसानी से स्कोर को चेज कर जाएगी और इवन रन रेट तो करीब 7-8 के आसपास आ गया था, उसके बावजूद ये टीम 8 रन से हार गई। तो इस मैच को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी मैचेस में अगर आप देखेंगे तो वन साइडेड मैचेस जीते गए हैं स्कोर को चेज करते हुए, जहां पर ये 177 का स्कोर चाहे चेज करना हो, 144 का स्कोर तो 8 विकेट के अंतर से चेज हुआ ही, 150 का स्कोर 9 विकेट के अंतर से जीता गया, फिर 164 का स्कोर जीता गया चेज करके 7 विकेट से, और यहां पर 126 का स्कोर तो निश्चित तौर पर आसान था ही, 130 रन बना करके 2 विकेट पर 8 विकेट से मैच को जीता गया। केवल इस मैच में एक ऐसा देखने को मिला जहां पर चेज करने वाली टीम जीत नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं पिच के अंदर। ये सेकंड इनिंग के अंदर एक बार फिर से ऐसा होगा, बल्कि ये पिच वही है काली मिट्टी की, जहां पर जैसा कि आपको पता है कि साउथ इंडिया के मैचेस अंदर हो रहे हैं, तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर सलेम नाम की इस जगह पर इस काली मिट्टी की पिच पर जब दिन भर धूप पड़ती है ना, और खास करके इस वाले मैच में हमने देखा था कि दिन भर बारिश भी हुई थी वहां पर, तो आसमान में बादल भी थे, और इसी वजह से थोड़ा सा पहली इनिंग की बैटिंग भी वहां पर ज्यादा आसान हो गई थी, क्योंकि पिच में वो गेंद फंस करके बल्ले पर नहीं आ रही थी, और इसी वजह से ये 180 का स्कोर बन भी गया था पहली इनिंग के अंदर। लेकिन वेदर अपडेट देखना काफी जरूरी आज के इस मैच के दौरान भी होगा, जो अभी तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं टॉस के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि अगर वेदर पूरी तरह से क्लियर हुआ, धूप पूरे दिन पिच पर पड़ी रहेगी, तब तो पहली इनिंग के अंदर आप इस तरीके का स्कोर बनते हुए नहीं देखेंगे। जो भी स्कोर बनेगा वहां पर निश्चित तौर पर ऐसा ही स्कोर बनेगा कि सेकंड इनिंग के अंदर आसानी से चेज हो पाए। इवन अगर बारिश होती भी है तो भी चीज वही होगी, लेकिन एक चीज जो अंतर आ जाती है ना, पहली इनिंग के अंदर अगर काली मिट्टी की इस पिच पर पूरी धूप पड़ती है तो थोड़ा सा बाद में जाकर के जब 11वें 12वें ओवर के बाद जब कोई भी टीम एक्सीलरेट करने की कोशिश करती है, रन रेट बढ़ाने की कोशिश करती है, तो गेंद हल्का सा जो फंस करके बल्ले पर आना शुरू होती है, तो वहां से विकेटें गिरना शुरू होती हैं। और सेकंड इनिंग के अंदर जब टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है उस टाइम पर जो एयर का मॉइस्चर होता है वो थोड़ी बहुत पिच पर आ जाती है, तो एक सीन क्रिएट होता है, जो पिच होती है ना काफी शाइनी सी दिखने लगती है और गेंद स्किड करके बल्ले पर बड़ी आसानी से आती है, और तेजी से जब गेंद बल्ले पर आती है तो रन बनाना आसान हो जाता है, और इसी वजह से स्कोर सारे के सारे यहाँ पर काफी आसानी से चेंज हो रहे हैं। तो वेदर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कितना बड़ा स्कोर पहली इनिंग के अंदर बनेगा, तो वो तो आपको मैं टॉस के बाद बताऊंगा ही। और बाकी आप देख ही पा रहे होंगे कि स्पिन को अभी तक 28 और पेस को 36 विकेटें मिली हैं इस पिच पर, जो दिखाता है कि स्पिनर्स का भी बड़ा रोल है। और जो पेसर्स को 36 विकेटें मिली उसमें से 22 विकेटें तो पहली इनिंग के अंदर ही हैं, 28 में से स्पिन किया 21 विकेटें पहली इनिंग के अंदर है, और ये चीज भी क्लियर कर देती है कि क्यों यहां पर सेकंड बैटिंग करते हुए टीमें मैचेस जीती हैं। तो इस पिच को समझना बहुत जरूरी था, जो कि उम्मीद करूंगा मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। बाकी जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, वेदर अपडेट होगा, और टॉस के बाद जो टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करे उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम स्मॉल लीग की बनेगी ना, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का
का अपना लिंक दे रखा है, दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए ताकि अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर हर एक मैच के मिलते रहें और टीम आपको आसानी से मिल जाए। बाकी ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सीचे मदुरई पैंथर्स की टीम का, जिसमें राम अरविंद अनिरुद्ध सीताराम के साथ ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर एनएस चतुर्वेद है, अतीको रहमान एक और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद गणेश एच है, शरद कुमार है, मुरुगन अश्विन है लेग स्पिन बॉलर, पी सर्वनन जो कई बार बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भी आ जाते हैं। इसके बाद एस राजालिंगम है, गुरजपनीत सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज काफी शानदार। बाकी यहाँ पर प्रथम विघ्नेश है, सूर्या आनंद एस है। वैरायटी काफी अच्छी इस टीम के पास है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का। और बाकी पिछले 2 मैच में बॉलिंग किस बॉलर ने किसने ओवर की करी है, किस किस ओवर में करी है, जिसमें गुरजपनीत की ही बात करें तो पिछले मैच में 2 ही ओवर किया, थोड़ा महंगे साबित हुए, पहला और 12वां। और उसके पहले वाले में पूरे 4 ओवर किए थे। और इनका एक पैटर्न होता है कि 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर डेथ में करेंगे, अगर बहुत ज्यादा महंगे साबित ना हुए तो, जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही कम टाइम पर ही होता है। और उसके बाद बी विघ्नेश है जो कि पिछले मैच में 3 तो उसके पहले वाले मैच में 4 रेगुलर बेसिस पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों इनके मेन बॉलर होंगे। तीसरे मेन बॉलर है मुरुगन अश्विन, पिछले 2 मैच में 3-3 ओवर किया है। पी सर्वनन और सूर्या आनंद एस को भी देखने को मिला है कि एज अ मेन बॉलर ही खिलाया जा रहा है, तो खास करके जो सूर्या आनंद एस हैं ये भी काफी अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। पी सर्वनन तो होंगे ही, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के साथ साथ एक अच्छे बैटर भी हैं। बाकी करियर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको वो डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं टीएनपीएल का, खास करके कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इतिहास में इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले इन सभी के सभी मदुरई के प्लेयर्स का कैसी परफॉर्मेंस रही थी। जिसमें इस सीजन के शुरू होने के पहले ना कार्तिक मय्यप्पन ने कोई भी टीएनपीएल का मैच नहीं खेला था, लेकिन टी20 में 41 मैच 56 विकेट ले चुके थे। बाकी संजीव कुमार भी अभी तक एक भी टीएनपीएल मैच नहीं खेले थे, 12 मैच में 16 विकेट ले चुके थे टी20 डोमेस्टिक्स में। लेकिन बाकी प्लेयर जो टीएनपीएल खेले उसमें क्या परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटर्स की हो चाहे बॉलिंग की हो, बाकी इनिंग की बेसिस पर वो कैसा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, वो भी आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें प्रथम विघ्नेश का एग्जांपल अगर आप ले लें तो उसके पहले 9 मैच में 10 विकेट ले चुके थे। पहली इनिंग में हर 13वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 30 गेंदें लग गई हैं। तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं ऑलरेडी। और बाकी ये जो पिच रिपोर्ट आपने पीछे देखा ही, सेकंड इनिंग में तो विकेटें वहां पर गेंदबाजों को ज्यादा मिल नहीं पा रही, तो वो चीज देखना जरूरी था। बाकी बैटिंग एवरेजेस भी आप देख सकते हैं इनिंग की बेसिस पर हर एक प्लेयर का, कि कौन कहां पर ज्यादा इजीली या कंफर्टेबल वहां पर फील करता है, जब बैटर और एज अ बॉलर। बाकी यह है रीसेंट फॉर्म, जिसमें आप देखेंगे पिछले 3 खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंस क्या आई है निकल करके, और साथ ही साथ उसके पहले भी कैसा फॉर्म कंटिन्यू करके ये सारे प्लेयर यहाँ पर पहुंचे थे। तो जैसे राम अरविंद की बात करें जो ओपन कर रहे हैं, तो 18, 64 और 37 की 3 पारी खेल चुके हैं, जिसमें 2 बार पहले बैटिंग करते हुए और 1 बार सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर किया है। और ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का आइकन लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा ना, वो पहली इनिंग को डिनोट करता है। अगर वो रन के साथ है यानी कि वो बैटिंग हुई है पहली इनिंग के दौरान, और अगर वो विकेटों के साथ है, जैसे गुरजपनीत की बात करें तो 2 बार, अगर आप देखें तो 3 मैचेस में 2 विकेट हैं, जिसमें से 2 बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग है और 1 बार ये पहली इनिंग की बॉलिंग है। तो उम्मीद करूंगा ये जो आपको मैंने एक इंडिकेशन दे रखा है उसको आप ध्यान से समझेंगे। हालांकि इससे कुछ साबित नहीं होता, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि निश्चित तौर पर एक पैटर्न फॉलो होगा। जब आगे के और मैचेस हो चुके होंगे तो वहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। और उसमें बी अनिरुद्ध सीताराम तो निश्चित तौर पर राम अरविंद तक अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। इवन बी अनिरुद्ध सीताराम भी 31, 37 और 23 की 3 बारी खेल चुके हैं, बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। एनएस चतुर्वेद ने भी पहले दोनों मैचेस काफी अच्छे खेले, पिछले मैच में नहीं चले, स्टिल काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी अतीकुर रहमान एक ऐसे प्लेयर है ना जो आपके फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी धीमी पारियां खेलते हैं, टिक करके बैटिंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके टीम के लिए तो ज्यादा फायदेमंद होती नहीं, लेकिन आपके लिए काफी अच्छा फायदेमंद होगी। तो ये भी काफी तगड़े और अच्छे फैंटेसी पॉइंट प्रोवाइड कराने वाले प्लेयर हैं। तो अगर आप चाहें तो एनएस चतुर्वेद की यहाँ पर लिए जा सकते हैं, और इन दोनों में से किसी एक को ही मैं सजेस्ट भी करूंगा अगर आप खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग इस टीम को करते देखें। बाकी गणेश एस हो गए, शरद कुमार हो गए, ये उतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं, स्मॉल लीग की पर्सपेक्टिव से देखें तो उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं है भी नहीं। इसके साथ साथ मुरुगन अश्विन की बात करें तो इनको पिछले तीनों मैचेस में अगर आप देखें ना तो केवल 3 ही विकेटें मिली हैं, परफॉर्मेंस उतनी बेहतर निकल करके नहीं आई है, लेकिन स्टिल आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते, और ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी पी सर्वनन जब शुरुआत में इन्होंने टॉप ऑर्डर पर भी बैटिंग करी थी, लेकिन फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर में आ गए, और अगर आप देखें तो अभी तक 1 ही विकेट ले पाए हैं। लेकिन ये भी चीज हमने देखी है कि बॉलिंग इनसे अब कराई भी जा रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ये आप देखेंगे ना, स्मॉल लीग में ज्यादातर लोग इनको पिक नहीं करेंगे। एस राजालिंगम ने भी पिछले दोनों मैच में जो खेले हैं कोई विकेट नहीं है। गुरजपनीत ने पहले मैच में 2 विकेट लिया था, उसके बाद के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन स्टिल ये लगभग सभी की टीम में होंगे और होने भी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर पी विघ्नेश पिछले 2 मैच में अच्छी बॉलिंग करी है,
विकेट केवल 3 मैच में 1 ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन बॉलिंग काफ़ी बेहतर की है इन्होंने बाकी बॉलर्स के अगर आप कंपेयर में देखें तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में। बाकी सूर्या आनंद भी पिछले तीनों मैच से खेल रहे हैं और 1 विकेट ले चुके हैं एक बार जब पहली इनिंग की बॉलिंग मिली है, बाकी 2 मैचेस में जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग मिली है तो कोई भी विकेट नहीं है। बाकी गौतम थमराई भी 1 मैच खेल चुके हैं, कार्तिक मय्यप्पन भी 1 मैच खेल चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वो निकल करके नहीं आई है। तो इस पूरे रीसेंट फॉर्म को देखने के बाद अगर आप देखें तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ऊपर से 3 बैटर, एक नीचे ये बॉलर मुरुगन अश्विन और 2 ये और बॉलर, यानी कि टोटल 6 प्लेयर तो पक्के तौर पर एक शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें से किसी को भी आप रिप्लेस करके इन दोनों में से कोई एक बैटर और साथ ही साथ एक पी सोरेन नाम के ऑलराउंडर डिफरेंशियल तौर पर, और बाकी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है ना तो यहाँ पर सूर्या आनंद या अगर के गौतम थमराई या कार्तिक मय्यप्पन खेलते हैं तो ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो ग्रैंड लीग में रोटेट करने के लायक काफी शानदार ऑप्शन हैं। बाकी हेड टू हेड के भी ऑप्शन अगर आप देखें कि हेड टू हेड में कैसी परफॉर्मेंस रही है जब ये मदुरई के प्लेयर कभी भी खेले हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, तो उसमें हेड टू हेड में राम अरविंद के 2 मैच में 28 रन है, वहीं पर बी अनिरुद्ध सीताराम के 5 मैच में 45 रन है, 36 का एवरेज है। तो राम अरविंद एक ऐसे ऑप्शन है जिन पर आप रिस्क लेकर के उनको ड्रॉप तो कर सकते हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा रिस्की बनेगा। बाकी एनएस चतुर्वेदी के 2 मैच में 64 रन है, 37 का हाईएस्ट स्कोर है, और इवन अतिकुर रहमान ने भी बढ़िया पारी खेली है, इवन एक तो हाफ सेंचुरी भी है। लेकिन बाकी गणेश और शरद कुमार भी मैचेस खेले हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मुरुगन अश्विन के भी नंबर्स उतने बेहतर नहीं है, 7 मैच में 5 ही विकेट है, लेकिन एज ए बॉलर इनको इग्नोर करना वो काफी रिस्की रहेगा। लेकिन कप्तान है, बस कप्तान आप पंत बनाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत सारे लोगों की टीम में वाइस कप्तान होंगे। इसके साथ साथ पी स्वरनम के भी 1 मैच में 1 विकेट है, ये एक डिफरेंशियल प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे। गुरजपनीत के 4 मैच में 4 विकेट है, पी विघ्नेश के 1 मैच में 1 विकेट है, और बाकी प्लेयर्स में से श्याम सुंदर एक अच्छी पारी खेल चुके हैं, लेकिन के गौतम थमराई 6 मैच खेल करके केवल 2 ही विकेट ले पाए हैं। ये नंबर्स देखने के बाद एक और जो डेटा बचा हुआ है उसको देख लें, खास करके प्लेयर स्टैट्स को लेकर के, वो है वेन्यू का। और इस मैदान पर देखेंगे ना तो यहाँ पर भी राम अरविंद कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, केवल एक अच्छी पारी है 6 मैचेस में। 6 मैच में टोटल 99 रन है, उसमें एक 50 की पारी, यानी कि बाकी के 5 मैच में केवल 49 रन, लेकिन रिसेंट टाइम में अच्छे फॉर्म में है, तो इग्नोर कर पाना इनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इनको अगर आप लेना भी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में ट्राई करिएगा। बाकी बी अनिरुद्ध के नंबर्स यहाँ पर भी ठीक ठाक ही हैं, बहुत तगड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन काफी एवरेज है या बिलो द एवरेज भी आप कह सकते हैं, जो कि 8 मैच 51 का एक हाईएस्ट स्कोर है। बाकी मैचेस में अगर आप देखें तो 105 ही रन है 7 मैच में, जो कि काफी खराब आंकड़े हैं। इवन एनएस चतुर्वेद की भी आंकड़े यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, अतीकुर रहमान के भी नंबर्स यहाँ पर काफी साधारण से हैं। बाकी ये दोनों प्लेयर तो वैसे भी उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। मुरुगन अश्विन के 10 मैच में 13 विकेट हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। और इसके बाद बात करें बॉलिंग में तो गुरजपनीत के 7 मैच में 9 विकेट हैं, और बाकी प्लेयरों में एक के गौतम थमराई हैं जो 5 मैच 10 विकेट ले चुके हैं, तो अगर खेलते तो एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बनेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक चीजें सब कुछ देख लेने के बाद खास करके मदुरई की टीम की तरफ से एक बात तो पक्की है कि बी अनिरुद्ध सीताराम ये एक अच्छे प्लेयर होंगे। बाकी एनएस चतुर्वेद, अतीकुर रहमान और आर अरविंद में से अगर आप बात करें तो कोई 2 प्लेयर आपको लेना है, किसको आप ट्राई करेंगे, ये चीज आपको मैंने हर प्लेयर की क्वालिटी, उसका फॉर्म और डेटा वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। तो इन 4 में से कोई 3 प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। बाकी मुरुगन अश्विन और गुरजपनीत को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। बाकी बॉलर की इंपॉर्टेंस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसमें अगर थमराई खेल रहे हैं आज के इस मैच में प्लेइंग 11 के अंदर तो ये सबसे बेस्ट होंगे, वरना आपके पास पी विघ्नेश का ऑप्शन है जो लगभग 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, ये बेहतर ऑप्शन एक बन सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकें तो पी स्वरनन के साथ भी जा सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर 2 से 3 ओवर की बॉलिंग तो मिनिमम करके देंगे। उसके बाद प्लेयर बैटल भी देख लीजिए और उसमें वीकनेस को भी समझ लीजिए, जिसमें राम अरविंद का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, लेकिन बी अनिरुद्ध सोनू यादव की 12 गेंद पर 10 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। पी स्वरनन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं 28 गेंद पर। बाकी एनएस चतुर्वेद सोनू यादव पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं, एनएस हरीश पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिनिंग की एक कमजोरी है। और ओवरऑल आप अगर कहें तो स्पिन ही इनकी एक कमजोरी है जो कि देखने को मिलती है, जिसमें सोनू यादव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल करके आते हैं। बाकी गणेश एस को भी सोनू यादव एक बार आउट कर चुके हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ये भी थोड़ा बहुत फंसे हैं, 60 गेंद पर 55 रन बना करके 2 बार। और अतीकुर रहमान पर भी सोनू यादव के नंबर नाम आपको दिखाई पड़ेगा बार बार, तो वो एक कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी बढ़िया शानदार और इवन सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। सोनू यादव की मैं बात कर रहा था। तो ये पूरी मदुरई की टीम को समझ लेने के बाद जो दूसरी टीम है, यानी कि यहाँ पर आपके सामने नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम, इनको भी समझने के लिए आगे बढ़े तो इनका प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जहां पर अरुण कार्तिक अब काफी नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने। तो ये जो कि लगभग सभी की टीम में होंगे ना, इनको कब लेना है कब छोड़ देना है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। बाकी संतोष कुमार, जो कि संतोष कुमार दुराई साहब पूरा नाम है, डी संतोष कुमार के नाम से भी आप देखेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं लगातार। जी अजितेश, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर फेल हुए हैं, तो इनको लेना है नहीं लेना है वो भी बताऊंगा। और बाकी का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर में निर्मल कुमार एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है। सचिन राठे ने पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करी और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग के दौरान 5 विकेट लेकर के
के चले गए। तो निश्चित तौर पर और बाकी जो बॉलर्स हैं वो कितनी ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, वो तो सारा डेटा आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देखिए। और इवन पिछले वाले मैच में ना तो वी युद्धेश्वरन से इन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई, तो क्या इनको ट्राई करना है या नहीं वो भी देखना काफी जरूरी रहेगा। और उसी को देखने के लिए अगर आप आगे आए चाहे तो टीएनपीएल का करियर स्टैट भी देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों देखना है, कैसे देखना है। बाकी रीसेंट फॉर्म देखें तो ये आपके सामने था, मैंने बता ही दिया है कि ये टीम भी 3 मुकाबले खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है, जिसमें एक बार तो इन्होंने स्कोर को चेज करते हुए भी मैच गंवाया है, जो कि निश्चित तौर पर इनके लिए काफी बुरा रहा है। बाकी अगर देखें फॉर्म तो संतोष कुमार काफी बढ़िया, संतोष कुमार दुराईस्वामी पूरा नाम है इनका। बाकी 73, 10 और 45 की 3 बढ़िया पारियां खेल चुके हैं, एक पारी को छोड़ करके। और बाकी अगर आप देखें ना तो फॉर्म में तो काफी तगड़े दिखाई पड़े हैं, ना सिर्फ इस सीजन के अंदर बल्कि उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे। बाकी जी अजितेश जो पहले तो अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तीनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। बाकी निर्मल कुमार पी जो कि राइट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये अगर आप देखें तो पहले 2 मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पिछले मैच में 37 नाबाद की पारी भी खेली, 1 विकेट भी लिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि ओवर्स काफी अच्छे खासे कर रहे हैं, 3 से 4 ओवर करके आपको देंगे। इसके साथ साथ ऋतिक ईश्वरन जिनके विकेट कीपर बैटर हैं, ठीक ठाक सी पारी इन्होंने खेली है। बाकी अरुण कार्तिक जो कि अगर आप देखें ना तो एक जी अजितेश और साथ ही साथ ऋतिक ईश्वरन, ये 2 इनकी कमजोर कड़ी है। और उसमें निर्मल कुमार भी पहले 2 मैच में नहीं चले थे, इसी वजह से बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे आने के बावजूद अरुण कार्तिक की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी, चाहे वो पहली इनिंग की बैटिंग, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में तो बहुत जरूरी है। और उसमें अगर आप इनके आंकड़े देखें तो 2 मैचेस में काफी अच्छे 51 और 41 की पारियां खेल भी चुके हैं। पिछले मैच में इनकी बैटिंग आई नहीं। बाकी एनएस हरीश जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इनकी पहला मैच तो बहुत अच्छा रहा, दूसरा मैच थोड़ा सा उससे भी नीचे गया, तीसरा मैच बिल्कुल ही खत्म हो गए। लेकिन फिर भी एज ए खिलाड़ी या एज ए बॉलर खास करके पहली इनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी सोनू यादव तो कप्तान है, बस कप्तान के रूप में भी बेस्ट ऑप्शन है, नंबर्स भी काफी शानदार हैं। अदनान खान की एक बार बैटिंग आई है इस सीजन में, काफी बढ़िया पारी खेली है और ये हमेशा ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही तगड़े ऑप्शन बनेंगे। बाकी सचिन राठी ने तो पिछले मैच में अगर आप देखें पहले 2 मैचेस में केवल 1 विकेट था, लेकिन पिछले मैच में आकर के 5 विकेट लेकर के गए। युद्धेश्वरन जो कि पहले 2 मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, 4 विकेट लेकर के गए थे, स्टिल पिछले मैच में उनसे बॉलिंग ही नहीं कराया। और उसके बाद इमैनुअल चेरियन को 3 मैच में केवल 1 विकेट मिला है। और बी रॉकी जो कि भास्कर रॉकी नाम के लेग स्पिन बॉलर है, 1 विकेट पिछले मैच में लेकर के गए थे। तो युद्धेश्वरन तो निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं। हो सकता कुछ इंजरी कंसर्न हो, इस वजह से इन्होंने बॉलिंग करी नहीं थी, लेकिन उसका कोई अपडेट मुझे मिला नहीं कहीं पर, मैंने खोजने की काफी कोशिश करी। लेकिन अगर युद्धेश्वरन प्लेइंग 11 के अंदर है तो इंटरेस्टिंग निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये तो आपने देखा कि रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर कौन कौन से प्लेयर आएंगे, लेकिन हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखें कि मदुरई के खिलाफ खेलते हो कैसी परफॉर्मेंस इन प्लेयर्स की है, तो संतोष कुमार दुराईस्वामी की 1 मैच में 48 रन है और उसके साथ साथ जी अजितेश के 3 मैच 76 रन है, 50 का हाईएस्ट स्कोर है। और ये एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बनेंगे। अगर आप आज रिस्क ले सकते हैं तो इनके साथ आप जा सकते हैं, हालांकि वैसे तीनों मैचेस में फ्लॉप है। बाकी निर्मल कुमार इस टीम के खिलाफ खेले नहीं, ऋतिक ईश्वरन के 1 मैच में 29 रन है, अरुण कार्तिक के 3 मैच में 62 रन है और ये हमेशा इनको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। बाकी सोनू यादव के नंबर चाहे जैसे हो, आप इनको लेकर के कोई डाउट दिमाग में रखेंगे नहीं। अदनान खान बैटिंग में बहुत नीचे आते हैं, एनएस हरीश के भी 5 बजे 5 विकेटें हैं और इस मैदान पर स्पेसिफिकली पहले इनिंग की बॉलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धेश्वरन के भी 3 मैच में 3 विकेटें हैं, सचिन राठी के 2 मैच में 1 ही विकेट है। और बाकी के नंबर्स भी देखेंगे तो उतने बड़े हैं नहीं कि उसके दम पर आप किसी प्लेयर को अपनी टीम में लेकर के जाने की कोशिश भी करें। और इवन वेन्यू के भी नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी संतोष कुमार दुराईस्वामी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। 4 मैच में इस मैदान पर 122 रन बना चुके हैं। जी अजितेश के इस मैदान पर 6 मैच 148 रन है, 150 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी मैचेस में 5 कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। इसके बाद निर्मल कुमार तो इस मैदान पर भी नहीं खेले। बाकी ऋतिक ईश्वरन के 7 मैच 83 रन है, 29 का हाईएस्ट स्कोर है। अरुण कार्तिक के 7 मैच 210 रन है, 207 रन 104 का हाईएस्ट स्कोर है। 8 मैच 13 विकेट यहाँ पर सोनू यादव के हैं। बाकी अदनान खान, एनएस हरीश के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि कहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन सचिन राठी इनके इस मैदान पर 4 मैच में 7 विकेट, उसमें से 5 विकेट तो पिछले ही मैच में लिया। और बाकी एक चीज शायद यहाँ पर मिस हो गया, निर्मल कुमार के आंकड़े, यहाँ पर मैंने डीएनपी लिखा हुआ है, एक्चुअली पिछले मैच में ही यहीं पर इन्होंने 37 रन बनाया और 1 विकेट लिया, तो उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। और बाकी युद्धेश्वरन के 5 बजे 4 विकेट है। और बाकी खिलाड़ियों में एक अजय कृष्णा नाम के प्लेयर हैं जो कि कई बार इनको मैंने देखा है सब्स्टिट्यूट के लिस्ट में रखे जाते हैं, हालांकि हैं ये बड़े अच्छे डेथ ओवर बॉलर। अगर ये खेलते हैं ना तो स्ट्रेट अवे आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी लेकर के जा सकते हैं। एक तगड़े ऑप्शन होंगे जिनको आपको कतई मिस नहीं करना है, लेकिन तभी अगर ये प्लेइंग 11 में
में लिस्ट हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसको देखने के बाद एक और जो चीज़ बची हुई है वो है प्लेयर बैटल, जहाँ पर आप कमजोरियों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि जी अजितेश गुरजपनीत पर एक बार मुरुगन अश्विन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसके बाद संतोष कुमार दुराईस्वामी, केजी थमराई उन पर दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके, बिना कोई रन बनाए ऑफ स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं। इसके बाद ऋतिक ईश्वरन के नंबर्स, जिसमें गुरजपनीत फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे, निर्मल कुमार के नंबर जो कि ऑफ स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स है मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के, उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप चाहें तो देख लीजिए। उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को, क्योंकि उनको जहां पर बैटिंग करनी पड़ती है वहां पर रन रेट मेंटेन करना होता है। तो वो चाहे तो आप आंकड़े देख सकते हैं, जिसमें बार बार आपको मुरुगन अश्विन जरूर दिखाई पड़ेंगे। बाकी सोनू यादव और राम अरविंद, ये दो बड़े इंटरेस्टिंग कप्तान है उस कप्तान के आज के इस मैच के कॉमन ऑप्शंस हैं। और खास करके राम अरविंद, जिनको मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा आज, इवन टीम में भी लेने को लेकर के मैं आपको बता चुका हूं कि इनको सेकेंड इनिंग की ही बैटिंग में लेना है। लेकिन सोनू यादव तो बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन होंगे, लेकिन उनकी जगह पर राम अरविंद के जगह पर कौन से ऑप्शन होंगे, तो उनका आपके पास सेकंड चतुर्वेद का है, जो कि निश्चित तौर पर काफी रिस्की होंगे। पहली इनिंग की बैटिंग है तो अरुण कार्तिक को भी आप ट्राई कर सकते हैं, वरना मुरुगन अश्विन भी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इनकी टीम की अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तभी। बाकी आज के इस मैच के लिए जो स्मॉल लीग की आपकी टीम बन सकती है वो आपके सामने है फिलहाल के लिए, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी ना वो टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो उन दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मैंने दिया हुआ है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वहीं से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी वैसे भी टीम बनाने को लेकर के, खास करके ग्रैंड लीग की टीम अगर आपको बनानी हो। बाकी फाइनल टीम के लिए तो टेलीग्राम पर आपको जाना ही है और ज्वाइन करना ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक मैंने दे रखा है। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।